अगर कहीं लिखा गया है ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो उसकी हमें तह पे भी जाना चाहिए कि ये किसने लिखा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के जो स्लोगन जेएनयू में लिखे गए हैं, तो लिखने वाले भी इन्हीं के लोग रहे होंगे, क्योंकि इनकी मंशा है कि ये जेएनयू में फिर से नफरती दंगे करके चुनावी माहौल तैयार करना चाह रहे हैं। 1 साल के बाद देश में चुनाव आ रहा है, हमारा किसी जाति विशेष से कोई भी मन मुटाव नहीं है, कोई वैर नहीं है, हमारी बस उस मानसिकता से हमारा वैर है। कई ब्राह्मण ऐसे हैं जो खुल के आरक्षण का सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो जाति व्यवस्था से अपने आप को अभी भी अलग नहीं कर पाए हैं। इनमें कुछ पत्रकार भी हैं, कुछ नेता भी हैं, कुछ समाज सुधारक भी हैं, जिनके अंदर अभी भी जातीय कुंठा घुसी पड़ी है। तो हमारा विरोध इस तरह के लोगों से है, और हम चाहते हैं कि इस तरह के जो जातीय विभेद है हमारे देश में, इस पे सरकार को काम करने की ज़रूरत है। अपने लिए कि भारत छोड़ो, अब ये बात तो वो लोग बेहतर बता सकते हैं, हम लोग क्यों लिखेंगे, हम लोग मुद्दा क्यों देंगे? आप ये बताइए कि हम लोग उन्हें मुद्दा क्यों देंगे? भारतीय जनता पार्टी का ये पैटर्न रहता है, जहाँ भी आप देखिए दंगे हों या आपसी मनमुटाव होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बीजेपी का कोई ना कोई व्यक्ति शामिल होता है। उदयपुर में जो घटना हुई थी, गर्दन काटी गई थी, तो वो जो मुसलमान जिसने गर्दन काटी थी वो बाद में बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। एक आपने जम्मू कश्मीर की घटना देखी होगी, वहाँ पे जो है गोला बारूद पकड़ा गया था, तो उसमें भी बीजेपी का एक कार्यकर्ता ही लिप्त था। तो इस तरह की घटनाएं जहाँ भी होंगी, जहाँ भी आपको घटनाएं मिलेंगी, वहाँ आपको बीजेपी के लोग ही शामिल होंगे। आपको नहीं लगता ये चीज़ें रिएक्शन कर रही हैं? अभी तक कहा जाता है एक समुदाय के, तो तुम भारत छोड़ो पाकिस्तान जाओ, अब इनके लिए लिखने लगे लोग। अरे ये खुद ही लिख रहे हैं भाई, हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं, हम लोग नफरती लोग नहीं हैं, हम लोग तो गांधीवादी लोग हैं, हम लोग तो अम्बेडकरवादी लोग हैं। हम किसी को भगाने में विश्वास नहीं रखते, हम तो लोगों को सुधारने में विश्वास रखते हैं। हम तो ब्राह्मणों से कहते हैं ना कि अगर आपको लगता है कि आरक्षण गलत है, तो आप मंदिरों में आरक्षण ख़त्म कर दीजिए ना। आप जो जुडिशरी में कॉलेजियम के नाम पर आपने जो आरक्षण ले रखा है, आपने ब्यूरोक्रेसी में जो लेटरल एंट्री के नाम पर आरक्षण ले रखा है, तो इसको भी ख़त्म कीजिए ना। आरक्षण अगर ख़त्म करना चाहते हैं आप, तो इसको पूरी तरीके से ख़त्म कीजिए। मंदिर में हर जाति का पुजारी आप क्यों नहीं बनाते हैं? मेला ढोने का काम सिर्फ एक जाति विशेष का क्यों है? मेला ढोने का काम भी ब्राह्मण करने लगे, वो काम तो साहब नहीं करेंगे। आपको क्या है कि मुफ्त की खानी है, मुफ्त को खाने के लिए तो एक ही अड्डा है आपके पास, वो जो भगवान के नाम पे आपने दुकानें बना रखी हैं। उस दुकानों में लोगों को भगवान का डर दिखाते हैं, और उसी के सहारे आप अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। भावनाओं को भड़का रहे हैं? नहीं, भावनाओं को नहीं भड़का रहे। देखिए, ईश्वर इतना कमज़ोर नहीं है कि मैं ईश्वर को कुछ कहूँ और किसी की भावनाएँ भड़क जाएँ। ये तो धर्म के जो ठेकेदार हैं, इन ठेकेदारों ने ईश्वर के नाम पर राजनीति करना शुरू कर दिया। बताइए साहब, राम मंदिर कर रहे थे, उनके नाम पे जो चंदा, दुनिया भर का चंदा था, हज़ारों करोड़ रुपया ये लोग डकार गए। ज़मीन का भी आपने विवाद देखा था, 2 करोड़ की ज़मीन जो है 18 करोड़ में बेची गई। राम मंदिर के नाम पे जो ट्रस्ट बना है, उसमें बताइए आप कितने दलित जाति के लोग हैं? 18 में से 15 तो एक जाति विशेष के लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग उसमें बैठा रखे हैं। तो समस्या इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई समस्या नहीं है, समस्या इस देश में दलित नहीं है, समस्या इस देश में पिछड़े नहीं है, समस्या इस देश में आदिवासी नहीं है। पुरानी परंपराओं से समस्या हमें नहीं होने लगी है। दिक्कत अब क्या है कि अब हम लोगों को जानकारी आ गई, हम लोगों को आरक्षण का लाभ मिला, हम लोग मुख्य धारा में आ गए, शिक्षा का अधिकार लेके हम लोग पढ़ लिख गए, तो हमें चीज़ें समझ में आ गई कि हमारे देश में चंद जो मनवादी लोग हैं, जो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों ने पूरे देश को किस तरीके से आर्थिक और मानसिक रूप से गुलाम बनाया हुआ है। हमारा विरोध उसी व्यवस्था से है। सर एक सवाल है सर, आपने कॉलेजियम सिस्टम की बात की, जिस तरह से अभी सरकार और न्यायपालिका में कॉलेजियम को लेकर के विरोधाभास देखने को मिल रहा है, तो उसे कैसे देखते हैं आप? मोदी सरकार तो खुद जो है वो कॉलेजियम के खिलाफ है। अगर मोदी जी कॉलेजियम के खिलाफ होते, मोदी जी अगर लेटरल एंट्री के खिलाफ होते, तो अब तक इस पर एक कानून क्यों नहीं बनाते? मोदी जी की कथनी और करनी में आप हमेशा फ़र्क देखिए। चुनाव में या कहीं भी रैलियों में इनके भाषण जो होते हैं, भाषण में ये कुछ कहते हैं और करते कुछ और हैं।
मोदी जी नोटबंदी के टाइम पे भी कह रहे थे कि अगर जो है व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो मैं चौराहे पे आ जाऊंगा। वो चौराहा हालांकि आज तक किसी को देखने को नहीं मिला। मोदी जी ये भी कह रहे थे कि 100 दिन के भीतर स्विस बैंक में जो ब्लैक मनी पड़ा हुआ है वो ब्लैक मनी हर व्यक्ति को मिल जाएगा, अब वो देश में आ जाएगा और हर व्यक्ति को जो है 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब ब्लैक मनी देश में आना तो दूर की बात है, अब स्विस बैंक ने ये रिकॉर्ड जारी किया है कि वहाँ पे जो पैसा था, मान लीजिए 100 रुपये थे तो अब वो बढ़ के 150 रुपये हो गए हैं। तो भ्रष्टाचार फैलाने का काम ही मोदी जी कर रहे हैं और देश में जो भी बांटने का काम है, बांटने का काम ही मोदी जी कर रहे हैं। अगर मोदी जी इतने पाक साफ हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, दलितों का सम्मान करते हैं, आदिवासियों का सम्मान करते हैं, तो बिल्किस बानो के जो हत्यारे हैं उनको क्यों छोड़ा गया, उनको क्यों रिहा किया गया? और उनके बलात्कारियों को जो विधायक कह रहा था कि ये संस्कारी थे इसलिए छोड़ा गया, तो उसको टिकट क्यों दिया गया? तो कहीं ना कहीं मोदी जी की नीयत में हमें खोट है, मोदी जी की मंशा में खोट है, मोदी जी की कार्यप्रणाली में खोट है। इसीलिए मोदी जी के ऊपर, प्रधानमंत्री जी के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। कोलेजियम सिस्टम को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ही जो है उसके पक्ष में है, वो नहीं चाहता है कि कोलेजियम। भाई एक बात बताइए, नियम बनाने वाले कौन है जिनको उन नियमों का फ़ायदा मिल रहा है? अगर आप बताओ आपको किसी नियम से कोई लाभ मिलेगा तो आप उस नियम को क्यों ख़त्म करेंगे? मुझे बताइए, अगर मेरी कोई आमदनी का स्रोत है और मैं उस आमदनी के स्रोत को क्यों बंद करूंगा? इसको तो सरकार को देखना पड़ेगा, सरकार को इस पे विचार करना पड़ेगा, सरकार को इस पे मंथन करना पड़ेगा। सरकार के लिए ये बड़ा सवाल है, कॉलेजियम सिस्टम और लेटरल एंट्री। अगर ये लोग इसको बंद नहीं करेंगे तो देश की व्यवस्था, और जो ख़ास तौर से अगर हम कॉलेजियम सिस्टम की बात करें तो जब से ये कॉलेजियम सिस्टम लागू हुआ है, आप देखिए केस लंबित होते जा रहे हैं। अभी कोर्ट में हज़ारों लाखों की संख्या में केस पेंडिंग में है, क्योंकि जब एक नाकाबिल जज कुर्सी पे बैठेगा तो वो न्याय नहीं दिलवा पाएगा साहब। जिसको जानकारी होगी वो जानकार आदमी ही आपको न्याय दिला सकता है। अब तो ये कहते हैं कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पे कोई बच्चा पैदा होता है तो वहाँ लोग ये कहते हैं कि साहब बधाई हो, जज पैदा हुआ है। तो इस तरह की जो कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं, ये समाज में चलने लग गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए भी ठीक नहीं है। सर, पटना हाई कोर्ट के एक जज का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ तौर पर आरक्षण को लेकर के मजाक बनाते हुए दिखाई दे। बिल्कुल निश्चित तौर पे वो वीडियो मैंने भी देखा है, किस तरीके से वो आरक्षण से आए हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो जेल के पीछे होना चाहिए। जो व्यक्ति खुद आरक्षण के दम पे वहाँ जज बना बैठा हुआ है, कॉलेजियम सिस्टम से आके जज बना बैठा है, वो आरक्षण पे सवालिया निशान उठा रहा है, ठहाके मार रहा है, ऐसे व्यक्ति को तो सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकारें मौन हैं, सरकारें मूक बनी बैठी हुई तमाशा देख रही हैं और ऐसे निर्लज व्यक्तियों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं तो अपील करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों को तो जेल के भीतर होना चाहिए। यही लोग समाज में नफ़रत का जहर फैला रहे हैं, यही लोग समाज में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या इस तरह के जो जजेस हैं उनकी जो मानसिकता है, जब SC ST OBC के मामले आते होंगे तो उनके प्रति क्या रवैया रहता होगा? दोयम दर्जे का रवैया रहता है और कहीं ना कहीं ये लोग ईमानदारी से न्याय भी नहीं करते। न्याय में भी पक्षपात देखने में आता है और ऐसे लोगों को न्याय व्यवस्था का हिस्सा नहीं होना चाहिए। शिक्षा पे चर्चा होनी चाहिए साहब, बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए साहब। लगभग 1.5 साल से 1 साल से ऊपर का समय हो गया है। MSP का जो मुद्दा, किसानों का मुद्दा है, वो फंसा हुआ है, उस पे बात होनी चाहिए। जो किसानों पे केस लगे हुए हैं उस पे बात होनी चाहिए। जो लखीमपुर खीरी में किसानों का हत्यारा था, गृह मंत्री का पुत्र, उस पे उसको सज़ा मिले, उस पे बीजेपी को बहस करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना जो पिटारा है, पिटारे में से कोई ना कोई एक ऐसा शिगुफा निकाल के लाती है। पहले वो कश्मीर फाइल के नाम पे शिगुफा लेके आई, उस पे वो 3-4 महीने 5 महीने राजनीति करती रही। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लेके आए हैं। हालांकि इस मुद्दे में कोई दम नहीं है। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लागू कीजिए, हमें तो किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी जो मुद्दे लेके आए थे वो सारे मुद्दे लागू क्यों नहीं करते हैं? क्यों लोगों को रोज़गार देने में असफल है? क्यों काला धन लाने में असफल है?
क्यों डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करने में असफल है, क्यों डॉलर जो है रुपए के मुकाबले बढ़ता जा रहा है। कह रहे थे कि डॉलर को हम 30 रुपये 35 रुपये कर देंगे और डॉलर इस समय 83 रुपये के करीब पहुंच गया है और डीजल पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी तो उन मुद्दों पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं। भारत में इतनी असमानता है तो क्या ये सिविल यूनिफॉर्म कोड यहाँ टिक पाएगा, ये चल पाएगा? देखो साहब, हमारे देश में अगर कोई काम साफ नीयत और शिद्दत से किया जाए तो बिल्कुल चलेगा। अब आप मुझे ये बताइए, ईमानदारी से बताइए कि जो आरक्षण हमारे देश में जनता को मिलना चाहिए था, क्या वो आरक्षण अभी तक हर व्यक्ति को मिला है? क्या उस आरक्षण का लाभ दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को अभी तक मिल पाया है? कई राज्य तो ऐसे हैं जिनमें आरक्षण अभी पूरी तरीके से लागू नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के ऊपर इन चीज़ों को छोड़ दिया था और राज्य सरकारों ने हमेशा इन बातों पे ध्यान नहीं दिया, वोट की राजनीति करने में रहे, जनता के जो हित हैं उन पे ध्यान नहीं दिया। तो मैं तो ये कहता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले आरक्षण की जो व्यवस्था है उसको पूरे देश में लागू किया जाए, ईमानदारी से लागू किया जाए। शिक्षा की जो प्रणाली है जो कमज़ोर होती जा रही है दिन पे दिन, उस शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाए। उसके बाद जो आपको करना है साहब आप करते रहिए। कम से कम जो हमारे देश का संविधान, हमारे देश का जो संविधान है वो हमारे देश के आखिरी व्यक्ति को और हर व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि उसको शिक्षा का अधिकार मिले, उसको स्वास्थ्य का अधिकार मिले, उसको तन ढकने का कपड़ा मिले, उसको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिले। तो ये जो मौलिक व्यवस्थाएं हैं, जो मूल व्यवस्थाएं हैं, तो सरकार उस पे ध्यान दे। सरकार उधर ध्यान ना दे के सिर्फ चुनाव में ध्यान दे रही है और ये सब चुनावी जुमले हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी मुद्दा उठाया जा रहा है और भाजपा के सांसद रवि किशन जी का आपने वीडियो देखा होगा, वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस अगर कानून लेकर आई होती तो मेरे 4 बच्चे नहीं होते। मैं भी इस देश का नागरिक हूं और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं ये मानता हूं कि जो देश का जिम्मेदार नागरिक है उन सब ने 1 या 2 बच्चे किए होंगे। रवि किशन जी जो है ये बेटे की चाह में, ये मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, मनवादी विचारधारा के लोग हैं कि एक बेटा हो जाए, उस चक्कर में इन्होंने 4 लड़कियां कर ली हैं। अहम मुद्दा ये है। और दूसरी बात, मैं उनकी भाषा में उनको बोलना चाहता हूँ कि देश आज़ाद हुआ था 1947 में, पहली बार चुनी हुई सरकार बनी 1952 में। अगर उसी समय कांग्रेस पार्टी जनसंख्या नियंत्रण कानून लगा देती तो शायद रविशंकर जी जैसे जो समाज में नफ़रत और गंदगी फैलाने वाले लोग हैं ये ही लोग ना आ पाते। और जब जनसंख्या पे बात हो रही थी, संजय गांधी जी मुद्दा लेके आए थे, जनसंख्या और नसबंदी का कानून लेके आए थे, उस समय विरोध करने वाले लोग कौन थे साहब? यही लोग विरोध कर रहे थे। बीजेपी और आरएसएस के लोग ही रोड पे विरोध कर रहे थे जब नसबंदियां हो रही थी, जब संजय गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाई थी, हम 2 हमारे 2 का नारा लेके आई थी, तब विरोध करने वाले भी यही लोग थे। तो रवि किशन जी को इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, इतिहास में पीछे जाने की ज़रूरत है। 70 का वो दशक याद करें जब भारतीय जनता पार्टी के, माफ़ कीजिएगा, आरएसएस के जो लोग हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उदय तो 1982 में हुआ है, इसलिए इन्हें 1982 के पहले की कहानी तो पता नहीं है कि जनसंघ और आरएसएस मिलके किस तरीके से, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा मिलके किस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध कर रहे थे, नसबंदी कानून का विरोध कर रहे थे, और जो तमाम उस समय योजनाएं आई थी उन सब का ये लोग विरोध कर रहे थे। इन लोगों को इतिहास में जाने की ज़रूरत है, अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है और देश की जनता को बेवकूफ़ ना बनाए। कांग्रेस आज समर्थन करेगी जनसंख्या? कांग्रेस तो हमेशा देश के साथ है, देश की जनता के साथ है। कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए काम किया है, देश की जनता के लिए काम किया है। हम तो मोदी जी की नोटबंदी में भी उनके साथ थे, जब मोदी जी कह रहे थे कि नोटबंदी जब लग जाएगी तो काला धन जो है वो ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगा, आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। और इनके खुद के जो गवर्नर है उर्जित पटेल जी, उन्होंने खुद पुष्टि की थी कि 99.8% जो वो मनी है वो रिकवर हो गया, यानी कि ब्लैक मनी के लिए तो नोटबंदी की नहीं गई थी। नोटबंदी करने के पीछे कारण कुछ और थे। उन कारणों की अगर हम चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने अपने कुछ व्यापारी मित्र जो हैं, जिन्हें हम अब नया नाम आ गया है, जैसे मीडिया जो प्रायोजित मीडिया है बीजेपी की, उसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वैसे ही कुछ पूंजीपति हैं जिनका भी एक नया नाम इस समय सोशल मीडिया पे चल रहा है, गोदी सेठ। तो गोदी सेठ जो है, इनको
व्यक्तिगत रूप से लाभ दिलवाने के लिए नोटबंदी की गई थी, इनके टैक्सेस माफ़ किए गए, इनको सब्सिडी दी गई। और आज हम देख रहे हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स कांग्रेस के टाइम पे 60% तक लगा करता था, अब वो टैक्स काफ़ी घटा दिया है मोदी जी ने। और उस टैक्स का जो बोझ है वो आम जनता पे इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में लगा दिया गया है, जिसकी मार हम लोग झेल रहे हैं। और महंगाई बढ़ने के पीछे जो मुख्य कारण है वो गोदी सेठ है।